डियर स्टूडेंट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के इस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज है जिनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डियर स्टूडेंट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के इस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वेक्टर्स के, अब वेक्टर के लिए हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज नहीं किया जाता है। वहां पे कौन सा अलजेब्रा यूज किया जाता है? वेक्टर अलजेब्रा, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डिस्कस करेगा? डायरेक्शन भी। ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पर हम उसको फॉलो करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ व्हाट? वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ क्या पॉइंट है बोलिए? वेक्टर्स। ठीक है, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स से पहले एडिशन ऑफ स्केलर्स क्लियर कर लेते हैं। नाउ प्लीज टेल मी, प्लीज जरा बताइए 4 + 3 कितना रहेगा? 4 + 3 इन केस ऑफ, ये स्केलर है ना, 4 + 3 क्या है बोलिए? स्केलर। तो ये हमेशा 7 रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा 7। ठीक है, यानी अगर ऐसा मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, क्या पहले डिस्टेंस मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, पहले आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर और बाद में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बोलिए? 7 मीटर। कितना हो गया? 7 मीटर। आपने यहां पे सिंपल सी एडिशन की है। ठीक है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस ये अगर फोर्स क्वांटिटी होती, कौन सी क्वांटिटी होती? फोर्स। यानी आपको यहां पे 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ये दो फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं एक पर्टिकुलर बॉडी पर, और आपको कहा है कि नेट फोर्स निकालिए। क्या निकालिए? नेट फोर्स। अब आप मुझे ये बताइए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए आपने कौन सा लॉ यूज किया? वहां पे आपने जो अलजेब्रा यूज किया है वो है ऑर्डिनरी अलजेब्रा। सिंपल सी बात। लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर में ये जो बात है, ये सिंपली 4 + 3 = 7 ऐसे नहीं रहेगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, और फिर हम देखेंगे कि एडिशन के लिए वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन से लॉज है। ठीक है, तो जरा देखिए यहां पर आपने सीधा सीधा एडिशन कर देना। 4 + 3 कितना आ गया? 7। फिर आपने सब्ट्रैक्शन कर देना, कितना आ गया? 1। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर एडिशन देखते हैं और वही नंबर्स लेते हैं 4 और 3, तो उनका कहना है कि वो 7 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, या फिर इन बिटवीन 1 and 7 हो सकता है। सो जरा यहां पर क्लियर रखिए माइंड में कि वेक्टर एडिशन कैन बी फ्रॉम a + b टू a - b। ठीक है, यानी दोनों की एडिशन, दोनों के मैग्नीट्यूड की सब्ट्रैक्शन। आप ये कहेंगे कि ये सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है क्या? तो नहीं, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड है सर। कैसे? मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब आप 2 क्वांटिटीज देंगे, आपको उनका मैग्नीट्यूड देंगे, और वो क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी और आपको कहा जाए कि इनका एडिशन क्या हो सकता है, तो आपने दोनों की सीधा सीधा एडिशन बोल देना, और सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन जितना वैल्यू रहेगा या सब्ट्रैक्शन जितना, या फिर
दोनों के बीच में, यानी 7 भी आंसर हो सकता है, 1 भी आंसर हो सकता है, और 1 और 7 के बीच में कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके। अब ये काफी बेसिक, यानी क्या कहेंगे हम, सिर्फ स्केलर और वेक्टर के एडिशन का डिफरेंस मैंने यहाँ पर समझा लिया है। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन के कौन कौन से लॉज हैं वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन के लॉज, और उसमें हमने देखना है सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम देखेंगे पैरेललोग्राम, देखेंगे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड लास्ट वी विल डिस्कस पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ व्हाट, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वन बाय वन देखिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहता है, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहता है, या फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहता है। कहानी ये है कि ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इट इज द बेस लॉ और फंडामेंटल लॉ। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये आप बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव करते हैं। इवन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूव करते हैं। सो इसका मतलब मुझे पैरेललोग्राम लॉ प्रूव करना हो या फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव करना हो, मुझे किसका सहारा लेना पड़ता है? ट्रायंगल। एंड दैट्स व्हाई ट्रायंगल लॉ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर बेसिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फंडामेंटल बोलिए या फिर क्या बोलिए उसे, बेसिक। ठीक है, ओके। अब देखिए, by using triangle law and parallelogram law of vector addition, one can add 2 vectors. कितने वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं बोलिए? 2। कौन कौन से लॉज है? ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो कितने वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं? 2। ऑन द अदर हैंड पॉलीगॉन, पॉली यानी मेनी, पॉलीगॉन मेनी साइड्स, ठीक है, तो वो more than 2 vectors. So if we want to add more than 2 vectors, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा लॉ यूज करना पड़ता है बोलिए? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अदरवाइज 2 वेक्टर के लिए कौन कौन से ये है बताइए? ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉलीगॉन लॉ। अब आप कहेंगे सर आपने फंडामेंटल तो ट्रायंगल लॉ किया है। हाँ, ट्रायंगल लॉ ही फंडामेंटल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, देखिए हम पूरे ये जो हमारे वीडियो लेक्चर चल रहा है, हम पूरे इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही बातें करेंगे। ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, और ये वहां पर जो फार्मूला रहता है वो आपको आगे के चैप्टर में भी अप्लाई करना पड़ता है, जहां जहां वेक्टर्स का एडिशन आप देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉज है और इसके प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। वो भी देखेंगे वन बाय वन। चलो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं triangle law of vector addition. What? Triangle law of vector addition. अब जैसे कि उसके नाम में ही है ट्रायंगल, तो आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए, हम जानते हैं ट्रायंगल लेते हैं तो कितने साइड बनेंगे? 1 2 3। तो लॉ का क्या कहना है कि इफ आप 3 साइड में से, जैसे आपने पहले क्लियर किया कि ट्रायंगल लॉ से कितने वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं? 2। तो 3 में से जो 2 साइड है वो क्या दिखाएंगे आपको? 2 वेक्टर्स। लेकिन यहां पर कहानी क्या है देखिए, इफ
two sides of a triangle represents two vectors in magnitude and direction. ये लेंथ यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी एरो किस डायरेक्शन, टेकन इन द सेम ऑर्डर. ये कहानी इंपॉर्टेंट है. टेकन इन द सेम ऑर्डर यानी क्या, यहाँ पर ये वेक्टर एक खत्म हो चुका है और वहीं से अगर दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है तो मैं इसे कहता हूं टेकन इन द सेम ऑर्डर. क्या कहता हूं मैं इसे, टेकन इन द सेम ऑर्डर. पहला वेक्टर जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. अब अगर ऐसा होता है देन अब भी एक साइड बचा है इसको, देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल will represent what? Resultant of these two vector. Resultant यानी दोनों का एडिशन. रिजल्टेंट वेक्टर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेक्टर में, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. जरा देखिए, ए जहां पर खत्म हुआ बी वहीं से स्टार्ट हुआ. अब ये अगर ऐसे दिया जाए तो भी ट्रायंगल लॉ का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं बाद में. यहां पर बेसिक स्टेटमेंट पर चले आइए. ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल के दो साइड्स अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी कैसे, जो वेक्टर्स हमने इन द सेम ऑर्डर लिए हैं, तो थर्ड साइड रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए और वो उन दोनों का क्या रहेगा, रिजल्टेंट. उन दोनों का क्या रहेगा, रिजल्टेंट. अब आप सिंपल सी बात बताइए मुझे कि अगर मुझे वेक्टर को ऐड करना है तो बाद में मुझे मिलेगा भी वेक्टर ही ना, मिलेगा भी क्या, वेक्टर. सो इन दिस केस इफ दिस रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, वो भी एक वेक्टर रहेगा. सो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट लाइक दिस कि a प्लस बी दो वेक्टर का एडिशन तीसरा वेक्टर आएगा. ठीक, ये काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है. ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल के दो साइड, कोई भी दो साइड, दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर बट टेकन इन द अपोजिट और रिवर्स डायरेक्शन. अब अगर ऐसा ना होते हुए तीनों की तीनों वेक्टर्स, यहां पर मैं कहानी समझा देता हूं, तीनों की तीनों वेक्टर्स, ये थर्ड वेक्टर भी उसी ऑर्डर में है, तो फिर तो वो भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. यहां पर ऐसे होगा फिर 0. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट 3 vectors taken in the same order, then their sum must be equal to what? 0. तो वो भी है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सेम ऑर्डर में लेते हैं तीनों का एडिशन क्या दिखा दीजिए, 0. या फिर दो इन द सेम ऑर्डर और तीसरा रिवर्स लेते हैं तो तीसरा हमेशा पहले दो का क्या रहेगा, एडिशन. ठीक है. अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, उसे अप्लाई कैसे करना है. डायग्राम दिया जाता है और डायग्राम के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ता है कि रिजल्टेंट कैसे समझे. तो आप जरा देखिए, मैं अगर यहां पर ऐसे बता दूं, ये है P, बताइए कि यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए. अगर ऐसा कहा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, बोलिए तो जरा. सबसे पहले आप देखिए कि कहां पर दो वेक्टर्स ऐड हुए, क्योंकि रिजल्टेंट देखना पड़ेगा ना यहां पर. तो यहाँ पे 2 है और जिसके दूसरे तरफ एरो नहीं, इसके तरफ एरो नहीं, 100% ये क्या है, रिजल्टेंट. सो इन दिस केस R इज इक्वल टू P प्लस 1 Q. P प्लस क्या है, ये Q. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं L M और यहाँ पे मैंने लिया N. जरा रिजल्टेंट कौन सा है वो क्लियर रखते हैं. यहाँ रिजल्टेंट के लिए ये दो M या N, दो में से एक रिजल्टेंट रहेगा.
एम के दूसरे साइड को एरो है, डेफिनेटली वो रिजल्टन नहीं, तो एन रिजल्टन है, एंड देयरफॉर इन दिस केस एन इज इक्वल टू एम प्लस एल या फिर एल प्लस एल। ये जो मैंने लिखा कि m प्लस एल लिखना क्या या फिर l प्लस एम लिखना क्या, इससे मैं कहता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव। वी विल डिस्कस, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में बस इतना ही याद रखना है। ट्रायंगल लॉ का जो आपको पॉइंट आना चाहिए वो ये है कि डायग्राम दिया जाएगा, आपको रिजल्टन कौन सा है वो, और उस हिसाब से इक्वेशन बनाते आना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि वो अगर सेम ऑर्डर में लिए जाए, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर p लिया, q लिया, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर ये लिया r, तो ये सेम ऑर्डर में है। इन दिस केस स्टेटमेंट ये बनता है, ठीक है। If all the three sides represent three vectors taken in the same order, their addition must be 0. आपण ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशनच आहे, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम के तरफ जाते हैं। किसके तरफ चलते हैं? पैरेललोग्राम। जरा देखिए, और वहां पर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल। कोई जो क्वेश्चंस है वो कहां पर आते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पे पैरेललोग्राम वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। डिफाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा यहाँ पे कि ये पैरेललोग्राम है करके। सो लेट अस कंसीडर वन पैरेललोग्राम, ओके। और यहां पर जैसे ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल के दो साइड्स आप दो वेक्टर दिखाते थे, वैसे ही पैरेललोग्राम के दो साइड्स क्या दिखाते हैं? दो वेक्टर्स। लेकिन यहां पे टेकन इन द सेम ऑर्डर नहीं है, वो एडजेसेंट है और या तो वो को इनिशियल रहते हैं या फिर वो को टर्मिनल रहते हैं। आप ये फिक्स कीजिए माइंड में कि पैरेललोग्राम लॉ आप तभी यूज करेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर आइदर को इनिशियल और को टर्मिनल। आइदर को इनिशियल और व्हाट? को टर्मिनल, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा है कि two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal of that parallelogram will represent the resultant. That's it. बस इतना ही है स्टेटमेंट। तो उसका जो क्या कहेंगे इसे डायगोनल है, उस डायगोनल का जो वो जो डायगोनल है that represents resultant of these two vectors, and in this case also r is equal to a plus b, क्योंकि हम वेक्टर एडिशन देख रहे हैं तो a plus b होना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो ट्रायंगल लॉ जैसे ही हो गए, फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो जरा देखिए, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट होने के बाद भी ये है तो वेक्टर ही, और वेक्टर है तो उसको क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है रिजल्टेंट का, और डायरेक्शन क्या रहता है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से आते हैं वो हमें यहाँ पर देखना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा वो क्लियर कर लो एक बार। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड व्हाट? एडिशन ऑफ वेक्टर का ही कंसेप्ट चल रहा है। मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector. Magnitude and direction of what? Resultant vector. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं और बाद में डायरेक्शन। उसके लिए फिर से एक बार कंसिडर कीजिए पैरेललोग्राम। ये दो वेक्टर्स लीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
दोनों के बीच का एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। वो एंगल लिया है हमने यहां पर कितना, थीटा। ओके, अब ये अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं, क्या कंप्लीट कर दूं मैं, अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो ये जो डायगोनल है ये है रिजल्टेंट, ये क्या है, रिजल्टेंट। एंड इफ दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा with B and angle alpha with vector A, तो ये अल्फा और बीटा निकालना यानी डायरेक्शन निकालना। आप कहेंगे सर डायरेक्शन और एंगल का क्या लेना देना है, तो आप जरा देखिए, मैं अगर इस तरह बुलेट गन फायर कर देता हूं तो आप मुझे ये बताइए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने कितना एंगल बनाया, 0। हॉरिजॉन्टल के साथ 90 का एंगल बनाया तो ये ऊपर जाएगा। सो एंगल से मुझे किस डायरेक्शन में मैंने फायर किया वो डायरेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली रिजल्टेंट ने दो में से दो, यानी वेक्टर जो दो आप ऐड करना चाहते हैं उन दो में से किसके साथ कितना एंगल दिया बनाया है, वो एंगल मुझे डायरेक्शन की बात समझाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन तो बाद में देखते हैं, लेकिन ये याद रखिए अल्फा बीटा। अब मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे उसका जो वैल्यू फार्मूला, डेरिवेशन हम बोर्ड का जो हमारा किताब है या जो नोट्स है उसमें डायरेक्ट लिया है। वो जो डेरिवेशन है, हाँ डेरिवेशन कौन से आपको याद रखने हैं, जिनके बीच वाले टर्म्स पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इस पर नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो केस में, हाँ क्लास रूम में अगर हम टीचिंग करते हैं तो वहां पे जरूर वो क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये है a² + b² + 2ab cos of theta, a² + b² + 2ab what, cos theta। ओके, वेयर a and b are, देखिए वेक्टर a लिया है, वेक्टर a का यानी ये ऐसा है, वेक्टर a में से मैंने सिर्फ a कंसीडर किया है, सो डेफिनेटली वो वेक्टर a का क्या है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर b में से मैंने क्या कंसीडर किया, सिर्फ b, तो वो वेक्टर b का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आपने सीधा सीधा a and b मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स लिए हैं, and where this theta is angle between vectors। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स में आपको जो पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है कि that two vectors must be either co-initial और co-terminal। in this case वो कैसे है बोलिए, co-initial, तभी वो थीटा कंसिडर करना पड़ेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको जहां जहां वेक्टर का कंसेप्ट है और वेक्टर के एडिशन का कंसेप्ट है, हर जगह पे ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, सुपरपोजिशन के जो प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, डिस्प्लेसमेंट का, या फिर रिजल्ट क्या कहेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस वगैरह, सब हर जगह पे ये बात यूज करनी पड़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर में आपको ये फार्मूला कभी नहीं भूलना है। ए एंड बी क्या है वो याद रखिए, लेकिन ए एंड बी उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है जिनका आप एडिशन चाहते हैं। ठीक है, थीटा उनके बीच का एंगल है। ओके, अब अगर ऐसा होता है तो मैं ये मैथमेटिकली थोड़ा सा उसे और आगे के लेवल पर लेके जाता हूं। इफ a is equal to b and that is equal to x, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर ये बात कैसी बनती है जरा देखिए। देन r is equal to, आप समझ पा रहे होंगे, a की जगह भी x लिखी, b की जगह भी x लिखी, तो x² + x², 2x² + 2x, ये ऐसे बनेगा 2x² + 2x² cos थीटा। इसे 4x² नहीं कर सकते आप, मैथमेटिक्स के बेसिक
कंसेप्ट आपके क्लियर होने हैं अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आना है तो। ठीक है, अब 2x² कॉमन निकलेगा, उसमें से भी x बाहर निकल सकता है और ये बात बनेगी 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। शायद आप जानते हैं ये फार्मूले भी आपको आने चाहिए, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब मैथमेटिकल क्या कहेंगे उससे, बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स कंसिडर करेंगे, तब ये सारी बातें वहां पर जरूर आती है। तो ये रहता है 2 cos² θ/2। 1 प्लस cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 into cos² θ/2। तो इसकी जगह अगर मैं वो लिख दूं तो ये बात बनी, देखिए क्या बन रही है, ये 2 तो एज इट इज है, 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos² θ/2। 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 4। देखिए ये और ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते आप, ठीक है, और फिर ये बनेगा 4 cos² θ/2। 4 का रूट निकलेगा 2, cos² का निकलेगा cos, and therefore this equation then become r is equal to 2x cos θ/2। This is again important one। दोनों ये बातें इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिस्कस करते हैं। देखो क्या आपको ये समझ रहा है, ये कंसेप्ट कब यूज करना है, 2x cos θ/2 ये फार्मूला कब यूज करना आपने, जब a और b दो वेक्टर ऐसे कंसिडर किए हैं आपने जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और वो सेम मैग्नीट्यूड यानी क्या है x। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं यहां से वो अंदाजा लगा देता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए और उनका एडिशन, तो उसका रेंज क्या हो सकता है। तो आपने कहा दोनों का एडिशन 4 + 3 7 और 4 - 3 आपने 1 कहा था, तो 1 और 7 के बीच में ये यहां से भी प्रूव हो सकता है। कैसे डिस्कस करते हैं, देखो फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जरा देखिए, रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ क्या है वो मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो तो r का जो वैल्यू था अभी a² + b² + 2ab cos थीटा, सेम मैग्नीट्यूड रहे तो उस फार्मूले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 है यानी दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, एक दो वेक्टर यानी कौन से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनका आप एडिशन चाहते हैं। cos 0 कितना रहता है बोलिए 1, तो अंदर क्या बनेगा a² + b² + 2ab cos थीटा तो 1 बन जाएगा ना, एंड देयरफॉर इन दिस केस r इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। डेफिनेटली उसका अगर रूट निकाला जाए तो ये बनता है a + b। देखो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन when थीटा इज 0, ओके, when थीटा इज व्हाट 0। यही कंसेप्ट, ये देखो मैं यहाँ पर, अब थोड़ा यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो थोड़ा हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे जो अभी मैंने फार्मूला देखा 2x cos θ/2, ये कब यूज करना फार्मूला, व्हेन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे अगर थीटा 0 रहता है, cos 0 अभी मैंने कहा आपको कितना रहेगा 1, तो ये 1 बन जाएगा, एंड देयरफॉर r = 2x। वैसे भी देखिए a और b अगर सेम है तो a + a 2a, या फिर 2b, या फिर 2x, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इफ थीटा इज 90, cos 90 0, तो ये बनेगा r is equal to a² + b², when their magnitudes are what different। अब सेम रहे तो थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 अगेन 0, r is equal to 0।
कुछ गलत हो रहा है क्या? जरा देखो, गलत हो रहा है ना? कैसे गलत हो रहा है बाबा? cos थीटा, थीटा 90 है लेकिन थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है तो ये कितना बनेगा 45। cos 45 कितना बनता है 1/√2, यानी ये बनेगा 2x और 1/√2, तो ये बन रहा है x/√2। क्या बन रहा है वो? x/√2। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जरा बताइए मुझे, ये अगर सेम रहे तो क्या बनेगा? ये गलत लिखा आपने, क्यों गलत लिखा? दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये x√2 आएगा आंसर। क्या आएगा? x√2। यहाँ पर भी देखिए ना, a और b दोनों सेम है, a² + a², 2a², a² का रूट a और √2 एज इट इज a√2। ठीक है, ओके। थीटा 180, खींचे ना 180, थीटा 180 है तो ये बनेगा a - b। ठीक है, और अगर सेम रहे तो a - b 0 बन जाएगा। सो फॉर 180 r = 0 अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे। व्हाट अबाउट 120? 120 लेंगे तो क्या रहेगा बोलिएगा? cos 120 कितना रहता है? -1/2, -1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये r का वैल्यू बनेगा a² + b² - ab। सही है, ये मैथमेटिक्स है, ये आपको आना है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री हमने 9th-10th में सीखा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पॉइंट हमें क्लियर करना है अच्छे से कि जो भी एंगल दिया जाएगा उसका साइन वैल्यू हो, कॉस वैल्यू हो, टैन वैल्यू हो, आपको झटके से याद आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आप फिर किसी मैथमेटिक्स का सहारा लेके सॉल्व करते बैठेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप टिक नहीं पाएंगे। cos 120 कितना, तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए उसका कि -½ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा वो cos 120/2 यानी cos 60। cos 60 कितना रहता है? ½ ठीक है, when theta is 120 definitely r = what? x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर केयरफुली आप देखते तो आपको ये समझना है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना है इसका? a + b। कम से कम वैल्यू कितना है? a - b। मैग्नीट्यूड सेम रहे तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2x, कम से कम कितना? 0। कम से कम कितना है वो? 0 है। सिंपल। ओके, अब यहाँ पर मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। वो पॉइंट काफी अच्छे से याद रखना है। रिजल्टेंट ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू a - b रहता है या फिर लेस देन और इक्वल टू a + b रहता है। दिस इज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन हमेशा। दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जो पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। दूसरा सेम रहे तो 2x cos θ/2। नेक्स्ट रिजल्टेंट का रेंज क्या है? कम से कम कितना हो सकता है? दोनों का सब्ट्रैक्शन। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? दोनों का एडिशन। और दोनों के बीच में क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा देखिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल सिर्फ है, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर से आपको कहते हैं यहां पर देखिए एग्जाम्पल्स में आपको कहा जाता है 2 फोर्सेस दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 6 न्यूटन एंड व्हाट? 8 न्यूटन। ठीक है, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट इन ईच केस। अलग अलग केस में क्या निकालिए आप? रिजल्टेंट निकालिए।
ओके, आराम से निकालने से। जरा देखिए व्हाट इज फॉर्मूला। अब ए और बी दोनों सेम नहीं है तो वो 2x cos थीटा बाई 2 वाला फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ व्हाट थीटा, cos 0 वो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं कि व्हेन थीटा 0 it becomes a plus b. Okay, so a plus b or a 6 plus it becomes 40 Newton. That's it. जब बॉडी पर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई होंगे और उनके बीच का एंगल कितना रहेगा 0, यानी वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, डेफिनेटली उनका एडिशन होगा 40 न्यूटन। ठीक है। अब अगर थीटा 60 रहता है तो जरा बताइए cos 60 कितना रहेगा, हाफ रहेगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर फार्मूला कैसे बनेगा, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं रहेगा, इस बार सिर्फ ab cos थीटा रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा ab cos थीटा। अब यहां पर मुझे ये बताइए, ये अगर ab cos थीटा है, ab cos थीटा क्यों रहेगा, cos थीटा का वैल्यू और 2 कैंसिल हो गए, कीजिए मल्टीप्लिकेशन, 6 का स्क्वायर 36, ये बनेगा 64 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 6 48। ठीक है, सो ये बनेगा रूट ऑफ 148। कितना बनेगा वो, रूट ऑफ 148 करके देखिए आप। एंड व्हेन इट इज 90 इट इज जस्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सिंपल सा ट्रिपलेट बनेगा 6 8 और ट्रिपलेट का तीसरा ये कौन है 10। ओके, दिस इज सिंपल वन। ठीक है, दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे आता है मैं ये वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, ट्राई और जितना प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हम वही मुद्दे पर आते हैं, जितना प्रैक्टिस उतना स्कोर, दैट्स इट। देखो 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, आपको कहा जाता है कि 2 फोर्सेस है, इनका रिजल्टेंट नीचे 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, ये पूछते हैं। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बोलिए, मैक्सिमम के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा। सो 8 प्लस 6 कितना होगा मैक्सिमम 14 न्यूटन। सो इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 14 न्यूटन। एंड मिनिमम कितना हो सकता है, तो सब्ट्रैक्शन, 8 और 6 का सब्ट्रैक्शन कितना 2। सो 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन ये अगर किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं आप, तो उनका रिजल्टेंट या तो 2 न्यूटन हो सकता है, या तो 14 न्यूटन हो सकता है, या दोनों के बीच में हो सकता है। 2 और 14 के बीच में जितना भी वैल्यू है वो सब पॉसिबल है, इवन 2 भी है, इवन 14 भी है। हाँ, 2 से कम पॉसिबल नहीं है, 14 से ज्यादा भी, 6 और 8 के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम जो पॉइंट देखते हैं वो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और उस पर एक टिपिकल वेरी टिपिकल क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड का डिस्कशन होने के बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट बोल देते हैं तो भी चलेगा, डायरेक्शन ऑफ ऑन रिजल्टेंट। ओके, चलिए फिर से वही बात, वेक्टर बी वेक्टर ए what makes angle theta with each other। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ है ना, तो पैरेललोग्राम बनाइए। ओके, बनाया, दिस इज रिजल्टेंट। कलर अलग अलग इसलिए देते हैं काफी आपको समझेगा ना, ठीक है। If this resultant makes an angle alpha with vector A and beta with, तो यहां पर tan अल्फा की वैल्यू क्या है जरा देखिए। आपको क्या याद रखना है कि जिसका आप वैल्यू ले रहे हैं, tan ले रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। कोई एक निकाल लीजिए, आपको डायरेक्शन का पता हो गया। ठीक है, अब मैं ये यहां पर बोल देता हूं कि इफ अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, तो उसे कैसे लिखते हैं? किसके साथ एंगल बनाया बोलिए? ए। वो वेक्टर छोड़ दीजिए, दूसरा लीजिए बी साइन थीटा अपॉन ए, और ये रहा बी कॉस थीटा। यहां पर टैन है कि नहीं, तो इस तरफ भी टैन लाने की ये ट्रिक है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे सर इधर टैन अल्फा है, इधर साइन थीटा, तो वो सिर्फ याद कैसे रखना है वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, और जो वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ आप एंगल बनाते वो सिर्फ एक बार आता, बाकी दोनों के साथ, बाकी जो वेक्टर रहा दूसरा, उसके साथ एक बार साइन लगता है, एक बार कॉस लगता है। ठीक है, अब आप मुझे ये, अगर आपको ये समझा है तो टैन बीटा बोलिए। कंसेप्ट क्या है? रिजल्टेंट ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया वो छोड़ के दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो जिसके साथ एंगल बनाया वो उसमें ऐड कर दीजिए, बस खत्म। सिमिलरली बीटा किसके साथ है? बी के साथ, तो बी छोड़ दीजिए, कौन रहा? ए। उसके साथ एक बार साइन थीटा लगा दीजिए और एक बार क्या लगा दीजिए? कॉस थीटा, और उसमें क्या ऐड कीजिए? जिसके साथ एंगल बनाए, किसके साथ एंगल बनाए? बी के साथ, एक बार लिखो। दिस इज ऑल अबाउट फार्मूला कैसा याद रखना है ये कहा है। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब यहां पर आप हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो फार्मूला है, नो डाउट। फार्मूले कैसे याद रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो ये है कि रिजल्टेंट मेक्स smaller angle with a vector having large magnitude। यानी जो देखिए ए और बी, और अगर ऐसा होता है कि ए और बी में बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि रिजल्टेंट बी के साथ स्मॉलर एंगल बनाएगा। ठीक है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है बोलिए? ज्यादा रहता है, उसके साथ रिजल्टेंट स्मॉलर एंगल बनाता है। कौन सा एंगल बनाता है बोलिए? स्मॉलर। ठीक है, और फिर डेफिनेटली जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके साथ वो लार्जर एंगल बनाएगा। उसके साथ कैसा एंगल बनाएगा? लार्जर। ये दो फार्मूले और ये कंसेप्ट, ये अगर आप अच्छे से याद रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपका अच्छे से हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन का कंसेप्ट लेकर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दैट इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल क्वेश्चन यानी वो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव का किताब उठा के लेके देखिए, उसमें वो 100% रहेगा। ठीक है, जरा देखो। एग्जाम्पल, आपको कहा है दो वेक्टर का सम दिया है आपको 18। द सम ऑफ टू वेक्टर इज 18 एंड रिजल्टेंट ऑफ देयर सम इज, रिजल्टेंट ऑफ देयर एडिशन इज 12। रिजल्टेंट ऑफ देयर एडिशन इज व्हाट? 12। बात यही पर करते नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है? The sum of magnitudes of two vector is 18 and the resultant has a magnitude 12. If resultant makes an angle 90 degree with the smaller, resultant makes the angle 90 degree with the smaller, find the find the magnitudes of that two vectors। ठीक है, चलो देखो
पहले मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट अस कंसीडर वेक्टर ए एंड इट इज वेक्टर बी. इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. रिजल्टेंट जो है ये स्मॉलर कौन है, यहाँ पर ए है, उसके साथ रिजल्टेंट ने एंगल कितना बनाया, जरा मुझे एक बार समझाइए. 90. ठीक है. अब आप मुझे ये बताइए, ये ए है तो ये भी पैरेलल ए रहेगा. ठीक है. और थोड़ा सा अच्छे से अगर हम दिखा देते तो ये ठीक है ना. प्लीज टेल मी, ये 90 पाइथागोरस का थ्योरम लगाइए ऊपर वाले इस डायग्राम में. लगाइए, बोलिए क्या रहेगा. मैग्नीट्यूड लेके, हाँ, बी स्क्वायर पाइथागोरस का थ्योरम है. बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर. हमें आर निकालना है. सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सपांशन बोलिए क्या रहेगा. इन फर्स्ट ब्रैकेट बी प्लस ए, इन सेकंड ब्रैकेट बी माइनस ए. ए प्लस बी बोलना क्या, बी प्लस ए बोलना क्या, फिर वन ऑफ द सेम. सो ये रहा 18. कितना रहा ये 18. बी माइनस ए मैं निकालना चाहता हूँ. आर की वैल्यू दिया है 12, उसका स्क्वायर 144. सिंपली बी माइनस ए 8 रहेगा क्या, देखिए टेबल्स याद रहने हैं. सो सबसे पहले अभी हमारा जो लोग फाउंडेशन की बातें कर रहे हैं, तो इस फाउंडेशन में मैं चाहता हूं कि लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टेबल्स. टेबल्स एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए 20 तक. तो ये आया 8. तो ये b माइनस ए 8 हुआ और उन्होंने दिया है b प्लस ए 18. इसको अगर मैं सॉल्व करता, एडिशन करता, तो ये 26. इसका मतलब b की वैल्यू 13 है. अब a प्लस बी अगर 18 है और उसमें से एक 13 है तो डेफिनेटली दूसरा कितना है 5. कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये प्रैक्टिस से ये आपको काफी आसानी से आ जाएगा. दूसरा एक मेथड है वो काफी लेंदी है, उस मेथड में हमें जाने की जरूरत नहीं. कौन सा मेथड है, रिजल्टेंट ने इसके साथ एंगल बनाया तो वो लेट अस कंसीडर अल्फा, और फिर आप अल्फा 90 लीजिए. tan अल्फा इज इक्वल टू वो tan अल्फा क्या बनेगा यहाँ पे जरा बताइए मुझे. tan अल्फा किसके साथ एंगल बनाए, ए के, वो छोड़ दीजिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ये 90 वगैरह इस तरह से सॉल्व कीजिए, लेकिन ये शॉर्टकट है उसका. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है. ओके. अब मुझे जो पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना है वो है पॉलीगॉन लॉ. पॉलीगॉन और ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट लगभग एक जैसा ही है. कैसे, पॉलीगॉन मेनी साइड्स लीजिए, स्क्वायर भी पॉलीगॉन है, पेंटागन लीजिए, हेक्सागन लीजिए. ठीक है, ये सब क्या है, पॉलीगॉन है ये. ठीक है. तो अगर आप पॉलीगॉन लेते हैं एंड एक दो तीन चार हेक्सागन कंसिडर करता हूं मैं, रेगुलर हेक्सागन में, जनरल में ले रहा हूं मैं हेक्सागन. 6 साइड चाहिए उसको, तो उसका इनकम्प्लीट लेना. इनकम्प्लीट यानी 5, जितने भी साइड्स हो. इफ n साइड कंसिडर करते हैं तो n-1 अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम ऑर्डर, देन द रिमेनिंग साइड if it is taken in the reverse direction, it is the resultant. It is the resultant. And in this case, R is equal to A plus B plus C plus B. That's it. ये पेंटागन बन रहा है. 1 2 3 4 5 पेंटागन है, हेक्सागन है. ठीक है. क्या आपको ये पॉइंट समझा? हाँ. इसी पॉइंट को अगर मैं
ये लास्ट वाला साइड जो है इनकम्प्लीट पॉलीगॉन को अगर मैं कंप्लीट करने पर वो साइड अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लेता हूं तो इस तरह, और वो अगर मैं सेम ऑर्डर में लेता हूं, सेम ऑर्डर में यानी देखिए ए एंड हुआ, बी स्टार्ट हुआ, बी एंड हुआ, सी स्टार्ट हुआ, सी एंड हुआ, डी स्टार्ट हुआ, और ये ऐसा है, देन ट्रायंगल लॉ के जैसा ही उसका स्टेटमेंट आर प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 प्लस क्या बता दीजिए 0। पॉलीगॉन लॉ सिंपल 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 एकदम, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस ना के बराबर है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे है इस पर ना के बराबर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा देखिए, और यहाँ पर बेसिकली 3 प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करने हैं, और वो है सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी करना या फिर बी प्लस ए करना क्या, वन ऑफ द सेम थिंग। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर इसमें। हाँ, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं रहता है, कैसे हम सब्ट्रैक्शन में देखती है, नो डाउट। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है बोलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जरा देखिए फिर नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सिर्फ याद रखते हैं प्रॉपर्टीज तो भी चल जाती है बात, ठीक है। ज्यादा फोकस किस पर करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो हमने कहां पर यूज किया है, पैरेललोग्राम। वो सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ वेक्टर में और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी, ठीक है। जरा देखिए, एसोसिएटिव में 3 वेक्टर्स लेंगे, ए प्लस और ब्रैकेट में लिखा मैंने बी प्लस सी। ऐसा करना क्या, और ए प्लस बी ब्रैकेट में लिया और फिर सी ऐड किया, इवन देन इट इज ओके। तो इसे कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं बोलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट वाला दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और वहां पे कहना है उनका कि a प्लस बी, तो दिस कैन बी एम ए एम बी, वेयर दिस m is a scalar or a number or what number। तो सिर्फ वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने ए और बी में, बस। ये तीनों प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से याद रखें। अब होता क्या है, जो सूडो वेक्टर का कंसेप्ट है, सूडो वेक्टर का, उसमें अगर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे वेक्टर नहीं माना जाता। देखो, हाँ है ये सिंपल, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसे डायरेक्शन होने के बाद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। सो वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसने वेक्टर एडिशन के ये जो प्रॉपर्टीज है उसे ओबे करना चाहिए, ठीक है। लॉस को, सारे प्रॉपर्टीज और लॉज दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप ये, ठीक है। अब ये यहां पर हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर का। अब अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आ गया, आप समझ लीजिए कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ ही गया, क्योंकि सेम बातें हैं, थोड़े से चेंजेस है, और वो 5 मिनट में सब खत्म हो जाता है। जरा देखिए, 5 मिनट्स में हम वो क्लियर कर सकते हैं, ओके।
कौन सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फिर? जो पॉइंट आप डिस्कस करते हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज थर्ड वेक्टर, वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन हमने निकाला। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ थर्ड वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। अब अगर ऐसा होता है यहां पे कि यह है वेक्टर ए एंड यह है वेक्टर बी, को इनिशियल या को टर्मिनल या 100% आप किसकी बातें कर रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और उनके बीच का एंगल दिया है थीटा। कितना एंगल लिया है मैंने? थीटा दिया है। ओके, प्लीज बताइए कि रिजल्टेंट की वैल्यू एडिशन अगर कंसीडर करते, एडिशन अगर हम कंसीडर करते तो ये क्या होता था? जरा बताओ। हम ये जानते कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और ये जो रिजल्टेंट है मैं ऐसे कह सकता हूं इसको कि ये मॉड ऑफ a प्लस बी है। a प्लस बी का मॉड है, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, हम देखें। लेकिन मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे यहां पर करना है a माइनस बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जैसी चीज रहता नहीं है, आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा a प्लस माइनस ऑफ b। So subtraction of two vector is nothing but addition of a vector and negative of second vector। देखो क्या माइनस बी बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर नहीं है? नेगेटिव वेक्टर हमने डिफाइन किया, वहां पे हमने ये देखा नेगेटिव वेक्टर यानी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो b को मैं अगर ये ऐसे ले लूं तो क्या ये माइनस बी नहीं है? तो a माइनस बी करना, ये थोड़ा अच्छे से ले लीजिए, a माइनस बी करना यानी उनका ये कहना है कि एक्चुअल में आप करते क्या है? वेक्टर a एंड माइनस बी का एडिशन ही करते हैं, ठीक है। अब एडिशन के लिए ये फार्मूला है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स टू बी एडेड। जो आप ऐड करते हैं उनके बीच का, ऐड क्या कर रहे हैं आप बोलिए? a एंड माइनस बी। a एंड b के बीच का एंगल थीटा है, a एंड माइनस b का एंगल क्या रहेगा फिर? 180 माइनस थीटा। एंड देयरफॉर अगर मैं ये कहना चाहूं यहां पर कि मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और किसका रिजल्टेंट बोलिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो वो जो पॉइंट है दैट इज a माइनस बी, इसको ही हम a प्लस ऑफ माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। और फिर उसकी वैल्यू रहेगी, आप जरा बताइए क्या रहेगा वैल्यू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab cos। एडिशन किसका चल रहा है? a और माइनस b का, उनके बीच का एंगल लीजिए, कितना है वो? 180 minus theta। As we know 180 cos 180 minus theta is minus cos of theta, and therefore this resultant becomes a square plus b square minus 2ab cos theta। This is the equation for what? Subtraction of two vectors, result magnitude of resultant of subtraction of two vectors। एडिशन में ये प्लस 2ab cos थीटा रहेगा, सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा? ये माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। सिंपल, ओके। अब वो फार्मूला लीजिए
व्हेन ए एंड बी सेम, ए एंड बी सेम रहते हैं तो एडिशन के वक्त आपने कौन सा फॉर्मूला पाया था, बोलिए, 2x cos थीटा बाय 2, वेयर x इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। वैसे ही यहाँ पे ए एंड बी अगर सेम रहे और वो x के जैसे रहे तो ये इक्वेशन क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, चलो कैसे बनेगा जरा देखिए। ए माइनस बी की बात कर रहा हूं और वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इफ a is equal to b is equal to x। चलो देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वही बात बनेगी, r is equal to 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा, x बाहर निकलेगा 1 माइनस cos थीटा। अब जैसे आपने ये कहा था कि 1 प्लस cos थीटा यानी रहता है सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, वैसे ही 1 माइनस cos थीटा रहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर, प्लस रहे तो cos माइनस रहे तो साइन। ओके, तो इसके जगह वो लिखने के बाद ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा ना, रूट निकला था, ये बात याद रखिए। और यहां पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का पॉइंट खत्म हो जाता है। जैसे एडिशन में हमने देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में ही वो रहेगा, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी आप वही कंडीशंस पाते हैं। ठीक है, आप ये वैल्यू लीजिए और ये लीजिए, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो, और थीटा 0 लिखिए, 90 लिख दीजिए, कभी 180, 120, 60, आई विल गेट द आंसर। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको वो पॉइंट भी समझा देता हूं जो आपने कहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट। Let us consider alpha is the angle made by resultant of subtraction of two vectors with vector A। अगर ऐसा है तो उनका कहना है कि ये रहेगा tan अल्फा, फिर से वही बात A के साथ बनाया तो ये रहेगा B sin थीटा A, और यहाँ पर याद रखने वाली बात से माइनस। ठीक है, बाकी सब सेम है। एंड tan बीटा बोलिए क्या रहेगा, A sin थीटा B माइनस A cos थीटा। ओके, बस इतना अगर याद रखते हैं आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बातें खत्म हो गई। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस है, वो देखते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ, आप रुक जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। और यहां पर याद रखिए एडिशन के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी देखना है हमने, देखिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ना तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, ये कम्यूटेटिव है, लेकिन ये ओबे नहीं किया जाएगा। So, subtraction of vector does not follow commutative property or commutative law। ठीक है, even associative जो आपने कहा, आपने कौन सा कंसेप्ट कहा यहाँ पे, associative, even it is not। सिर्फ एक प्रॉपर्टी ओबे करता है, वो जो वेक्टर एडिशन में आपने देखा,
जिसको मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस वही प्रॉपर्टी क्या किया जाता है, ओबे किया जाता है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स does not obey commutative property or commutative law. Also, it does not obey associative property or associative law. It follows only distributive law. ठीक है? This is all about addition and subtraction of vector. ये important point है क्योंकि ये उसमें से ये वो जो concept है कौन सा, a square plus b square plus 2ab cos theta रूट में वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पॉइंट, वो आपको कई सारे टॉपिक में जहां जहां वेक्टर का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, हर जगह पे वो आता है। इसलिए वेक्टर से अगर मुझे कुछ बात लेनी है तो वो एडिशन का वो पॉइंट है एंड मल्टीप्लिकेशन के 2 पॉइंट्स वो क्लियर रखने हैं। ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।